अर्चना की बैठक में श्रोता बंधुओं को अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। आज हम सभी जाने माने आधुनिक हिंदी लेखक अरुण प्रकाश जी की एक हृदय स्पर्शी कहानी को सुनने जा रहे हैं। स्वर्गीय अरुण प्रकाश जी का जन्म 22 फरवरी 1948 में बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। आपने साहित्य जगत में अपनी उपस्थिति एक कहानीकार, कवि, अनुवादक एवं पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित की। आपने दूरदर्शन की बहुचर्चित टीवी सांस्कृतिक पत्रिका परख के करीब 450 एपिसोड लिखे थे और आप साहित्य अकादमी की साहित्यिक पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक रहे। आपकी प्रकाशित कृतियों में कहानी संग्रह थे भैया एक्सप्रेस, जल प्रांतर, मंझधार किनारे, लाखों के बोल सहे और विषम राग। उपन्यास रचा कोपल कथा। कविता संकलन का नाम है रात के बारे में। आपको कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें थे साहित्यकार सम्मान, कृति पुरस्कार, रेणु पुरस्कार, दिनकर सम्मान, सुभाष चंद्र बोस कथा सम्मान एवं कृष्ण प्रताप स्मृति कथा पुरस्कार। तो प्रस्तुत है आंचलिक रंगों में रंगी, दिल को छू देने वाली कहानी भैया एक्सप्रेस। इज ही अ भैया? ट्रेन की रफ्तार तेज होती जा रही थी। दरवाजे से लटके रामदेव के लिए धूल भरी तेज हवा में आंख खुली रखना मुश्किल था। कब तक लटका रहेगा बंद दरवाजे पर? रामदेव ने दरवाजे पर जोर से थाप मारी। उसके कंधे से लटकता झोला गिरते गिरते बचा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। वो संभलता हुआ अंदर घुसा और दरवाजा भिड़ाकर डिब्बे के गलियारे में गमछे से मूंगफली के छिलके और सिगरेट के टोटों को हटाने लगा। दरवाजा खोलने वाले फौजी ने घृणा से मुंह बिचकाया। छो, मरने चले आते हैं। ये रिजर्वेशन का डिब्बा है, तेरा रिजर्वेशन है? रामदेव चुप। 18 साल के सांवले पतले रामदेव के लिए यह पहली लंबी यात्रा थी। अब तक उसने तिलरथ के आगे स्टेशन बरौनी तक ही रेल यात्रा की थी। रिजर्वेशन से उसका पाला ही नहीं पड़ा था। पहली दफा वो बिहार तो क्या अपने जिले से भी बाहर निकला था। अपने भाई विशुनदेव से उसने जरूर सुन रखा था कि पंजाब में जाने क्या क्या परेशानी होती है। दिल्ली होकर पंजाब जाने में सुविधा होती है और आसाम में दिल्ली जाती है। बरौनी स्टेशन पर डिब्बे में लोग बोरे में सूखी मिर्च की तरह ठूसे जाते थे। आखिर ट्रेन खुल गई थी तो जो डिब्बा सामने आया उसी में दौड़कर लटक गया था। टिकट है, रामदेव ने बमुश्किल कहा। टिकट होने से क्या होता है? यह रिजर्वेशन का डिब्बा है, समझे? अब रामदेव क्या करे? चुप। डरी आंखों से फौजी को देखता रहा। पुरानी बेडॉल पैंट और हैंडलूम की बेरंग शर्ट पहनकर रामदेव अपने मोहल्ले में ही आधुनिक होने का स्वांग कर सकता था। इस नई दुनिया में सारी चीजें अजंबे से भरी थी। कुर्ते और शलवार में लिपटी सामने के बर्थ पर लेटी औरत ने अंग्रेजी उपन्यास को आंखों के सामने से हटाया और उस फौजी से पूछा, सिविल कंपार्टमेंट इज लाइक धर्मशाला, इज ही अ भैया? हाँ, लगता तो है। फौजी भुनभुना कर रामदेव की ओर मुखातिब हो गया। तुमको कहाँ जाना है? पंजाब। रामदेव को लगा कि वह यहाँ बैठा रहा तो इन लोगों की नज़र में चढ़ा रहेगा। वो उठा और बाथरूम के सामने वाले गलियारे में अंगोछा बिछाकर झोले का तकिया बनाकर लेट गया। ट्रेन में घुसने से लेकर पिछले एक सप्ताह तक के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गए। 10वीं का इम्तिहान खत्म होते ही माई पंजाब जाने के लिए पैसे का इंतजाम करने लगी थी। गांव का कोई आदमी मारकाट की वजह से पंजाब जाकर उसके भैया विशुनदेव को ढूंढने को तैयार नहीं था। कई लोगों से मिन्नत करने के बाद माई रामदेव को ही पंजाब भेजने पर तैयार हो गई। पैसों की समस्या सांप की तरह फन काढ़े फुंकार रही थी। पुश्तैनी पेशा अनाज भूनने में क्या रखा है? कंसार में अनाज भुनवाने लोग आते नहीं। मकई की रोटी अशराफ लोग खाते नहीं।
दाल इतनी महंगी है कि लोग चने की दाल बनवाएंगे या कंसार में चना भुनवाकर सत्तू बनवाएंगे। उस पर इतनी मेहनत। गांव के बगीचों बंसवाड़ियों में सूखे पत्ते बटोर कर जमा करो, उन्हें जलाकर अनाज भूनकर पेट की आग ठंडी करो। किसी तरह एक शाम का भोजन जुट पाता। आखिर माई उपले थाप कर गुल बनाकर बेचने लगी थी। तब किसी तरह भोजन चलने लगा, लेकिन कोई काम आ पड़ता तो कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। इस बार भी पंडित जी ने ही पैसों की मदद की। भैया की शादी में कर्ज बढ़ा तो मुश्किल हो गई। मूल तो मूल, सूद सुरसा की भांति बढ़ने लगा। आखिर भैया को थाली लोटा कंबल बंशी लेकर कमाने पंजाब जाना ही पड़ा। वहां से वह पैसा भेजता तो माई सीधा पंडित जी को जाकर देती। कर चुकने को ही था कि अचानक सब कुछ बंद। पंजाब में खून खराबे की खबर मिलती तो माई के साथ साथ रामदेव का भी दिल डूबता। माई को पड़ोसी ताने मारते। इतना ही दुख था तो खून खराबे में बेटे को कमाने पंजाब काहे भेजा। अगर विशुनदेव पंजाब नहीं जाता तो ये सब बेघर हो जाते। जनार्दन उनके घर की जमीन खरीदने की ताक में रहता था। पंडित जी का तकाजा तेज हो रहा था। घर ही बचाने बसाने विशुनदेव को पंजाब जाना पड़ा था। बहू आती तो कहाँ रहती, क्या खाती। नई जिंदगी के कोपल को माई कैसे मसलने देती। भरे मन से माई ने विशुनदेव को पंजाब जाने दिया था। सब ठीक ठाक होता जा रहा था कि अचानक सब कुछ बंद। लेटे लेटे रामदेव ने कमीज की चोर जेब में हाथ डाला। जेब में रेलवे टिकट, भाई के पते वाला पोस्ट कार्ड और पैसों को छूकर उसे इत्मीनान हो आया। झोले का तकिया ठीक से जमा कर आंख बंद कर सोने की कोशिश की। ट्रेन की खटर पटर गलियारे में फैली बदबू थी ही, डर भी था और इतना था कि नींद में भी पंजाब से उतल पुतल थी। विशुनदेव, ए विशुनदेव, विशुनदेव। भैया पंजाब से पिछली दफा लौटा तो वहाँ के किस्से खूब सुनाता था। माई भी रोज रात उससे पंजाब के बारे में पूछती थी। रोटी खा ले, भात नहीं मिले छो। माई, ऊ लोग सब खाना के रोटी कहे छे। ई बड़का गिलास में चाह, वो चाय हिया कहाँ। मार सरधुआ, चाह तो ही में बनबे करे छे। नहीं गे माई, ऊ सब बनिहार वाला चाय में अफीम के पानी मिलाई दे छे। वैसे थकनी हटबे जाय छे। अब बनिहार लोग खूब काम कैलक। कते देर काम करे छे? 7 बजे भोर से 6 बजे सांझ तक। बीच में रोटी खाई की छुट्टी 1 घंटा। सब ताश खेलल कर हमें अपनी बांसुरी बजैलो। हमर मलकिनी ठीक छो। हाक पर तो ए विशुनदेव, ए विशुनदेव। मलकिनी के हमरी बांसुरी बजे नहीं खूब नीक लगे छे। विद्यापति चेतावर सुने लेल पागल। पढ़लो छे गे माई, बीए पास। खूब सुखितगर मालिक छो। खूब की फटफटिया, ट्रैक्टर, जीप, महलसन घर, 2 बेटा। दिल्ली में नौकरी में लागल टीवी से हो छे। उ कथी जना रेडियो में खाली गाने बोले छे ना, टीवी में गाना के साथ साथ सिनेमा एहन फोटो देखवे छे। मालिक मारे पीटे तो नहीं न छो। कखनो कखनो गाली हरदम भैंचो भैंचो बकल छे। की करभी, पैसा कमेनाइल खेल नहीं छे। मन तो नहीं लगा हो तो गरीब नहीं रहने माई। पंजाब कहियो नहीं जाती आई रे। ये पैसा। विशुनदेव का गौना सामने था। खर्चा जुटाने उसे दूसरी बार भी पंजाब जाना पड़ा। अपने इलाके में न साल भर मजदूरी का उपाय और मजदूरी भी पंजाब से आती। विशुनदेव पंजाब से थोड़ा भविष्य लाने गया था। रात में कोई गाड़ी पंजाब नहीं जाती। नियान लाइट से जगमगाती नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफार्म पर उतरते ही उसे लगा कि इतने लोगों के समुद्र में वह खो जाएगा। भीड़, धक्का मुक्का, अजनबी लोग और इतनी रोशनी।
उसने अपने सीने को कसकर दबा लिया ताकि टिकट, पैसा और पते वाला पोस्ट कार्ड कोई मार न ले। वो ठिठक गया, पता नहीं गेट किधर है। आखिर भीड़ में वह घुस गया, ओवरब्रिज पार कर स्टेशन के बाहर आ गया। बाहर टैक्सी, कार और 3 व्हीलर की कतारें। रात का समय, सब कुछ स्वप्न लोक का जैसा उसने हिंदी फिल्मों में देखा था। आसाम मेल रास्ते में ही 5 घंटे लेट हो गई थी। उसे मालूम था कि दिल्ली से ट्रेन या बस से उसे अमृतसर जाना पड़ेगा। वो मुसाफिर खाने की ओर बढ़ा। पंजाब जाने वाली गाड़ी के बारे में किससे पूछे? सब तो अफसर की तरह ही लग रहे थे। मुसाफिर खाने के एक कोने में कुछ साधारण मैले कुचैले कपड़ों में थकी बुझी आंखों वाले लोग टिन की बदरंग पेटियों के पास बैठे थे। उन्हीं की तरफ बढ़ा। वो सामने वाली खिड़की पर जाके पूछो। खिड़की पर कई लोग जमा थे। जब लोग हटे तो उसने बाबू से पूछा, बाबू अमृतसर वाली गई क्या? हाँ। अब दूसरी गाड़ी कब जाएगी? अब तो भैया कल जाएगी। ये तो बड़ा स्टेशन है। आजकल रात में कोई गाड़ी पंजाब नहीं जाती। वह मुड़ा तो बाबू भी अपने दोस्त से बात करने लगा। सारे हिंदुस्तान को पता है रात में कोई ट्रेन पंजाब नहीं जाती, फिर भी पूछ रहा था। बाबू के दोस्त के स्वर में उपहास था। बिहारी भैया था। बाबू फिर से हंस पड़ा। जलंधर, लुधियाने, सारे पंजाब में ये लोग भरे हैं। अरे बिहार से आने वाली गाड़ी को पंजाब में भैया एक्सप्रेस कहते हैं। उस तरफ हर गाड़ी में ये लोग ठूसे रहेंगे। वहां इन्हें काम नहीं मिलता। काम मिलता तो पंजाब थोड़े ही मरने जाते। भूख थोड़े ही रुकती है। इसीलिए भैया एक्सप्रेस चलती रहेगी। सरकार की पटरी, सरकार की गाड़ी, सब है ही। घर पंजाब हो गया है। आजकल रामदेव के लिए बड़ा शब्द है। पिछले 4 महीने सोते जागते पहाड़ की तरह गुजरे। भैया कैसा होगा? पंजाब में बहा खून का हर कतरा, वहां चली हर गोली माई को लगती। रेडियो विशनदेव का हालचाल थोड़े ही बोलेगा। माई फिर भी पंडित जी के यहाँ रेडियो सुनाती। वह भी चाय की दुकान पर अखबार पढ़ाता। रजिस्ट्री चिट्ठी लौट आई तो माई रात भर रोती रही। बेगूसराय जाकर उसी पते पर तार भिजवाया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। माई मन्नतें मांगती, पंडित जी के पंचांग से शगुन निकलवाती, रो धोकर उपले गुल बेचने फुटलाइजर टाउनशिप निकल जाती। इतनी मेहनत पर मौसी टोकती तो माई का एक ही जवाब होता, एगो बेटा पंजाब में ई रमुआ पढ़ लिए जे एकरा पंजाब नहीं जाई पड़े। भौजी के यहाँ से अक्सर पूछवाया जाता, कोई खबर मिली? माई को लगता शादी टूट जाएगी। कोई कब तक जवान बेटी को घर बिठाए रखेगा। माई को लगता बेटे का पता नहीं और पतोही छूटी जा रही है। कोशिश करती कि किसी तरह बिखरते घर को आंचल में समेटे रहे। रमुआ से पुतोह के बियाह कर देवे। माई से ये सुनते ही रामदेव शर्म से काट हो गया था। भौजी की सांवली, निर्दोष, बड़ी बड़ी आंखों वाला चेहरा उसके सामने घूम गया था। अशराफ के घर में ऐसा होगा? शादी के बाद भैया पंजाब से लौट आया तो? माई पागल है। लेकिन माई ने हारना नहीं सीखा था। जो कुछ बचा था उसे छाती से चिपकाए रहना चाहती थी। एक चक्कर डाक बाबू के यहाँ लगा लेती। लोभ में बेटे को पंजाब भेज दिया। अब काहे को रोज चिट्ठी के लिए पूछती हो? पोस्टमैन उसे झिड़क देता। माई का सूखा शरीर, पंडित जी का सूद, जनार्दन का मंसूबा, भौजी की उदासी, भाई के जीवन का संशय, रोज की किचकिच, भाई माई का रुदन। रामदेव को लगता घर पंजाब हो गया है। रात रात भर सो नहीं पाता। पढ़ता लिखता क्या खाक। बस एक चीज काबिज थी, पंजाब, खून की तरह जमा शहर। अमृतसर आते जाते बस में यात्रियों की बातचीत सुनते सुनते मन में ऐसा डर बैठ गया कि वह बस से भी डरने लगा। बस से उतरते उतरते फैसला ले लिया, जो भी हो जैसे तैसे रात अमृतसर के बस अड्डे पर काट लेगा, लेकिन बस से अटारी नहीं जाएगा। 6:30 बजे शाम से ही बस अड्डे पर हड़बोंग मची थी। सबको ऐसी जल्दी थी जैसे बाढ़ में
बांध टूट गया हो और सब जान बचाने के लिए भाग रहे हो। दुकानें फटाफट बंद हो रही थी। ठेले वाले अपनी दुकानें बढ़ा रहे थे। खाली बसों के ड्राइवर खलासी पास के ढाबों में जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। ढाबे के मालिकों को भी जल्दी थी, इसलिए उनके नौकर भी रेस के घोड़ों की तरह हाँफ रहे थे। सबको एक ही डर था, 7 बजे कर्फ्यू लगने वाला था। रामदेव ने मूंगफली वाले का अक्षरशः अनुसरण किया। अपना सत्तू खोल कर पी गया और उसी के साथ लेट गया। मूंगफली वाला रांची का ईसाई आदिवासी था। 3 साल पहले घर से भागकर यहाँ आया था। चेहरे पर बड़ी दाढ़ी और सिर पर गमछे के मुरैठा से उसके सरदार होने का भ्रम होता था। हंसता तो चमकीले दांत मोतियों की तरह जगमगा उठते, निष्पाप आंखें छलछला आती। जेम्स अपने देश के रामदेव जैसे आदमी से मिलकर खुश हो गया था। दोनों गठरी की तरह कोने में दुबके थे और भी बहुत गठरियां थी, गुमसुम। कर्फ्यू लग चुका था। चादर की ओट में रामदेव ने झांक कर देखा। बाहर सब कुछ थमा था। इंजन की तरह दहाड़ता बस अड्डा लाश की तरह खामोश था। न पंछी, न हवा, न कोई पत्ता हरकत कर रहा था। चीख भी निकलती तो डर से बर्फ हो जाती। चलती गोली हवा में थम जाती। पृथ्वी का घूमना जैसे बंद हो गया था। सांसें बेआवाज चल रही थीं। मच्छर थे कि गलीज में बेफिक्र से भिनभिना रहे थे। सन्नाटे में ही वर्दी वालों से भरी एक जीप गुजर गई। रामदेव को लगा कि गर्दन पर से कोई धारदार चाकू गुजर गया। इधर में ऐसा ही होता है, जेम्स फुसफुसाया। चुप सो जाओ, पेशाब करने भी मत जाना। रामदेव सोने की कोशिश करने लगा। दिन भर की थकान के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के कोई 11 बजे बस अड्डे पर जैसे कहर टूट पड़ा। वर्दी वाले सबों को बूट की ठोकरों से जगा रहे थे। 50 सवाल। कहाँ से आए हो? क्या मतलब है? डर से कोई हकलाया तो लात घूसे बंदूक की कुंदे से ठिकाई। 3 नौजवान सरदारों को घसीटते हुए ले गए। बिहार का नाम सुनकर वे आगे बढ़ गए थे। रामदेव फिर भी थरथर कांपता रहा। जेम्स फिर सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन रामदेव के कानों में उन 3 नौजवानों की चीख जिद्दी मधुमक्खी की तरह भनभनाती रही। रफ्ता रफ्ता सब चीज़ों की आदत हो जाती है, सो धीरे धीरे शहर भी खून की तरह जम गया। आगे पाकिस्तान है। स्टेशन पर टिकट लेकर बैठा तो उसे इत्मीनान आया। उसने अपनी जेब से मुड़ा तुड़ा बदरंग पोस्ट कार्ड निकाला और पता पढ़ने लगा। विष्णुदेव इंदर सिंह का फार्म, गांव रानी के, भाया अटारी, जिला अमृतसर, पंजाब। पढ़कर उसने सामने बैठे बुजुर्ग सरदार की ओर बढ़ा दिया ताकि वे रानी के जाने का रास्ता बता दें। सरदार जी ने अफसोस में सिर हिलाया और कहने लगे, मैं हिंदी पढ़ना नहीं जानता। सारी उम्र उर्दू पढ़ी है, बस हिंदी समझ लेता हूँ। बता क्या है? मुझे रानी के अटारी गांव जाना है। मैं अनजान आदमी हूँ, बिहार से आया हूँ। रामदेव का संकोच सरदार जी की आत्मीयता से घुल गया और उसने पूरा पता पढ़ लिया। संतोख सिंह वाला रानी के आगे अटारी स्टेशन आऊँगा, तू उत्थे उतर जाना। बाहर टांगे वाले नू पूछ ले, तू तो मुंडा खुंडा है, पजदा पजदा 2 मील चला जाएगा। अच्छा सुन, अंबरसर दे बाहर बुर्जा वालियां दी बस जाती है, तू सीधा रानी के उतर जाना। सी गां दे बाहर की संतोख सिंह दी दो मंजिली कोठी नजर आओगी, उत्ते पूछ लेना। सामने इंदर सिंधा फार्म है। रामदेव इतना ही समझ पाया कि अटारी स्टेशन से 2 मील पर रानी के गांव है। गांव के बाहर संतोख सिंह की 2 मंजिली कोठी है। उसके सामने इंदर सिंह का फार्म है। एनी दिरो कल्ला किंदा आ गया। बिहार के हो कि यूपी के? बिहार। रानी के गांव भाई को खोजने जा रहा हूँ। तेरी तो मुझसे भी नहीं फूटी है। पुत्र हिम्मत ही इंसान दा नाम है। गाड़ी रुकते ही अच्छा कहकर बुजुर्ग उतर गए। रामदेव उन्हें जाते खिड़की से देखता रहा। गाड़ी खिसकी तो टिकट चेकर सामने था। टिकट चेकर ने यांत्रिक लहजे में पूछा, अटारी कितने स्टेशन हैं? रामदेव टिकट थमाते हुए
पूछ बैठा, पहली बार आया तू? अगला स्टेशन है, उत्ते उतर जाना, आगे पाकिस्तान है। चेकर टिकट पंच कर आगे बढ़ गया। रामदेव सन्न, कहाँ आ गया? पाकिस्तान? सवेरे देखेंगे। क्रीच क्रीच गाड़ी रुक गई। उतरकर स्टेशन के गेट की तरफ बढ़ा। बाहर निकलते ही तांगे वाले ने उससे पूछा, पाकिस्तानी गाड़ी है जी? ट्रेन तो उसी का है। उसने भी पलटकर पूछ लिया, रानी के गांव कौन सी सड़क जाती है? सीधी सड़क जाती है, आगे भी पूछ लेना। सूरज सर पर चढ़ गया था। तेज चलने की वजह से वो पसीने पसीने हो रहा था, पर मंजिल पर पहुंचने की खुशी ने उसे बेफिक्र कर दिया था। सड़क के किनारे गेहूं के कटे नंगे खेत थे। उसके गांव की तरह ही थोड़ा तिरछा औंधा साफ आसमान था। हवा सोई हुई थी। गर्म बगुले सीधा उड़ते और सूखे पत्तों धूल को ले उड़ते। सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई राही नहीं था। चारों तरफ तापमान का राज था। रामदेव का ध्यान भाई विशुनदेव की तरफ था। रोज रोज के कर्फ्यू में चिट्ठी कैसे पहुंचती? भैया भी चिट्ठी का इंतजार करता होगा। भैया उसे देखते ही लिपट जाएगा। वो भी आंसू नहीं रोक सकेगा। भैया तिल का लड्डू देखते ही खिल जाएगा। लेकिन भैया उससे पहले खाने पीने को पूछेगा। भैया घुमा फिरा कर भौजी के बारे में भी पूछेगा। वो भाई से जनार्दन से बदला लेने के लिए जरूर कहेगा। उसे सामने सड़क के किनारे 2 मंजिला मकान दिख गया। एक सरदार जी आगे आगे जा रहे थे। उसने अपनी चाल तेज कर दी। भाई, इंदर सिंह का फार्म किधर है? उसने पास पहुंचकर पूछा। किसनू मिलना? तू आया कित्थों? सरदार जी ने खुलासा ही पूछ लिया, पर रामदेव की समझ में ठीक से न आ पाया। विशुनदेव बिहारी, रामदेव अटपटा कर बोला। बात तो पल्ले पैंदी नहीं। चल सरपंच स्वरूप को चल, उत्ते जाके गल करी। सरदार जी ने उसे पीछे पीछे आने का इशारा किया। परेशान रामदेव उनके पीछे पीछे बढ़ता गया। कुछ दूर जाकर पुरानी ईंटों वाले महलनुमा घर के सामने जाकर दोनों रुक गए। रास्ते में सरदार जी ने उसका नाम पूछ लिया। अपना नाम भी बता दिया, कृपाल सिंह। कृपाल सिंह ने आवाज दी, सरपंच जी थल्ले आओ। एक परदेसी बंदा आया सी कुर्ता पजामा पहने एक लंबा तगड़ा गोरा चिट्टा आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की नुकीली काली मूछें सज रही थी। कृपाल सिंह को देखकर मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। कृपल्या, ए बंदा कोनी, इन्हों कित्तों पढ़ के ले आया? सरपंच जी, मैं कित्थे ले आऊंगा? ये बंदा किसी दी खोज विच आया सी, हिंदी बोलदा सी, तुसी समझ लो, गल बात कर लो। सरपंच स्वरूप रामदेव की ओर मुड़ा, उसे गहरी नजरों से देखा। काका, क्या बात है? मेरा भाई विशुनदेव इंदर सिंह के फार्म पर काम करता है। बहुत दूर बिहार से आया हूँ। ये चिट्ठी है। रामदेव ने कार्ड सरपंच स्वरूप के हाथ में थमा दिया। सरपंच स्वरूप ने पोस्ट कार्ड उलट पुलट कर पढ़ा और रामदेव को वापस थमाते हुए बोला, पता तो ठीक है। कृपल्या, देख पाई दी खिंच एनी दूर ले आई। अरे याद आया सी, एक बिहारी मुंडा इंदर दे फार्म ते देखा सी। चल तुझे इंदर सिंह के पास ले चलता हूँ। सरपंच स्वरूप आगे बढ़ा। रामदेव उसके पीछे चला। कृपाल सिंह अच्छा कहकर अपनी राह चला गया। तेज धूप में चलते दोनों पास ही इंदर सिंह के फार्म पर पहुंचे। सत श्री अकाल जी, एक महिला ने शालीनता से कहा। सरपंच ने सिर हिलाया। सत श्री अकाल। इंदर सिंह कहाँ है गया? वो तो कल सवेरे आएंगे जी, अम्बरसर में कुछ काम था। ये मुंडा अपने भाई से मिलने आया है। इसका भाई तेरे फार्म दा काम करता है। क्या नाम बताया? विशुनदेव, रामदेव ने साफ साफ लहजे में कहा। उसके चेहरे से उत्सुकता का लावा जैसे फूट पड़ना चाहता था। महिला ने उसे गौर से देखा। विशुनदेव, इस नाम का एक भैया तो था जी, 3 महीने पहले कपूरथले लौट गया। पिछले साल उसे हम अपने मामा जी के पास से लाए थे। इस साल भी बिहार से आया, पर बोलता था दिल नहीं लगता।
3 महीने पहले कपूरथले लौट गया। सरपंच स्वरूप ने रामदेव की ओर देखा। उसे लगा कि रामदेव अब रो देगा। देख मंजीत कौर, सरपंच स्वरूप ने आजीजी से कहा, लड़का बिहार से आया है, परेशान है, इसके पास तेरा ही पता है। सरदार जी के आने पर बात कर लेना जी, ज़्यादा वही बतलाएंगे, कहकर मंजीत कौर मुड़ गई। चल मुंडिया, मेरे यहाँ ही रोटी पानी कर लेना, सवेरे देखेंगे। बांसुरी क्या बोलती है। रात धमक आई थी। दालान में कृपाल सिंह और सरपंच स्वरूप बातें कर रहे थे। घूम फिरकर बात पंजाब के हालात पर ही चलती। अखबार, रेडियो के हवाले अफवाहों का विश्लेषण चल रहा था। दालान के किनारे वाले तख्त पर चादर से मुंह ढके लेटा रामदेव के सामने विशुनदेव का चेहरा बार बार कौंध रहा था। उसे रह रह कर रुलाई आ रही थी। सरदारनी पहले तो अच्छे से बोली, पर विशुनदेव का जिक्र आते ही साफ मुकर गई। सरदार जी से बात कर लेना। अगर विशुनदेव 3 महीने पहले कपूरथले चला गया तो वहां से चिट्ठी जरूर लिखता। जेल में भी होता तो वहीं से लिखता। 200 रुपये में वो अपने भाई को कहाँ कहाँ खोज पाएगा। कहीं भैया। आखिर रुलाई फूट पड़ी। हिचकियां, नाक से बहते पानी और खांसी ने भेद खोल दिया। कृपाल सिंह लपका और रामदेव को झकझोर कर पूछने लगा, ए मुंडिया, सरपंच जी देखो। सरपंच स्वरूप भांप गया। वो उठकर रामदेव के पास आया और दिलासा देने लगा, देख भाई, कल इंदर सिंह से साफ साफ तेरे भाई का पत्ता पूछ लेंगे। रुपए पैसे की जरूरत हुई तो दे देंगे। तू कपूरथले जाकर भाई से मिल लेना। क्यों कृपाल सिंह? हाँ जी, मुंडे नू मदद जरूर करनी चाहिए, जे गरीब लोग हैं। कल रात गुजर गई। सोचते सोचते रामदेव को पता ही नहीं चला। सरपंच स्वरूप को देखते ही इंदर सिंह चिल्लाया, आओ महाराज, मंजीत कौर कह रही थी उस बिहारी मुंडे के बारे में। मैं अम्बरसर चला गया था। दोनों पुत्रों पर दिल लगा रहता है। रात जाकर टेलीफोन से बात हुई, जी को चैन आया। सवेरे वहां से चला। बस समझो अभी ही आ रहा हूँ। मैं भी मूरा। अब चलो अंदर बैठते हैं। कुछ चाय साय भिजवाना, कहकर इंदर सिंह शुरू हो गया। हाँ जी, लड़का बड़ा भला था। पिछले साल भी मेरे पास था। इस साल आया तो उखड़ा उखड़ा रहता था। दिल नहीं लगता था, टिक नहीं पाया, चल दिया। कपूरथले मंजीत के मामा के यहाँ गया होगा, ऐसा ही भूल रहा था। 2 महीने हो गए। अब आप कहो तो इस मुंडे को खर्चा पानी दे दूं। इंदर सिंह की वाचालता से सरपंच स्वरूप शक में पड़ गया। कल मंजीत कौर कह रही थी लड़के को गए 3 महीने हुए, ये कहता है 2 महीने हुए, और यह खर्चा पानी क्यों देना चाहता है? इंदर सिंह, लड़का जिंदा है या नहीं? सरपंच ने सधी आवाज में पूछा। इंदर सिंह के चेहरे पर जैसे स्याही पुत गई। रामदेव का जी धक। इंदर सिंह जबरन अपने चेहरे पर काया मुस्कुराहट लाता हुआ बोला, अरे मरने की बात कहाँ से आ गई? लड़का जरूर जिंदा होगा जी। कपूरथले होगा या कहीं चला गया होगा। भैया लोगों का क्या ठिकाना। आज यहाँ काम किया, कल वहाँ। सरपंच स्वरूप के पीछे खड़ा रामदेव सिसकियां लेने लगा। मंजीत कौर चाय की ट्रे लेकर कमरे में घुसी। रामदेव को रोता देखकर पल भर के लिए ठिठक गई। मंजीत कौर ने गहरी नजरों से पति को देखा और उसके होंठ भिज गए। यंत्रवत ट्रे को सेंटर टेबल पर रख तेजी से मुड़ी और मुड़कर अंदर चली गई। सरपंच को लगा कि इंदर सिंह झूठ बोल रहा है। मंजीत कौर भी छिपा रही थी। ऐसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? विशुनदेव जिंदा नहीं है। सरपंच की आत्मा पर ठक से हथौड़े जैसी चोट लगी। वो गुस्से से तिलमिला उठा। साफ बता इंदर सिंह, विशुनदेव जिंदा है या नहीं? जिंदा है तो उसका पता दे। कह तो दिया वो यहां से चला गया, जिंदा ही होगा। इस लड़के पर रहम कर, इतनी दूर से आया है, झूठ बोलने से क्या फायदा? ओए सरूपे, तू मुझे झूठा कहेगा? इंदर सिंह भड़क उठा। सरपंच से हार गया तब भी अक्कड़ नहीं गई। तू होता कौन है जी, मुझसे पूछने चला आया?
मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, बड़ा आया है लड़की की तरफदारी करने वाला। स्वरूप अवाक। रामदेव बुक्का मारकर रो पड़ा। अचानक रामदेव उठा और इंदर सिंह के पांव पर गिर पड़ा। मालिक, मालिक, रोता रामदेव चीखने लगा। बता दीजिए मालिक, मेरा भैया कहाँ है? बहुत उपकार होगा मालिक, बता दीजिए मालिक। मालिक, तू पत्थर है इंदर सिंह? सरपंच स्वरूप घृणा से उफन उठा। लंबा चौड़ा फार्म, इतना पैसा, पर इंसानियत जरा भी नहीं। परदेसी की तू मदद नहीं कर सकता? खैर चल मुंडे। सरपंच स्वरूप उठा और आगे बढ़कर रामदेव को झकझोर कर उठाया। भाई साहब, भाई साहब, रुकना। अंदर से मंजीत कौर की तेज आवाज आई। दरवाजे से ही मंजीत कौर ने एक झोला सरपंच के पांव के पास फेंका। उफनती मंजीत कौर पर जैसे दौरा पड़ गया हो। ये विष्णुदेव का सामान है, दुनिया में नहीं। कहते कहते मंजीत कौर फूट फूट कर रोने लगी। हिचकियों के बीच उसने कहा, मुझसे बोल कर गया था, अमृतसर से घर वालों के लिए कपड़े लेने जा रहा हूँ, देश जाना है। अमृतसर से लौट कर आता तो यहाँ से पैसे लेकर जाता। 3 बजे दिन में गया, बस बिगड़ने से शाम हो गई। छेड़हट्टा के पास रोक कर मार काट हुई। उसी में गूंगी रामदेव की आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। सरपंच स्वरूप मंजीत कौर की बात सुनकर स्तब्ध था और अपराधी की तरह इंदर सिंह की आंखें फर्श में गड़ी हुई थी। मैं 3 दिनों तक रोती रही। मेरे भी बेटे हैं, ये फंस जाने के डर से बात छिपा रहे हैं। कल रात भर हम दोनों झगड़ते रहे। छिपाना क्या, वो भी किसी का बेटा है, भाई है। कल मैं भी झूठ बोली, हमें माफ करो सरपंच जी। मंजीत कौर के अंदर बैठी मां ने उफान मारा। उसने आगे बढ़कर रामदेव को छाती से लगा लिया, अपनी ओढ़नी से उसके आंसू पोंछने लगी। बीच में विष्णुदेव के झोले से उसकी बांसुरी झांक रही थी। सब चुप थे। आंसू की तरह बांसुरी भी जैसे कुछ बोल रही थी। बांसुरी क्या बोल रही थी कोई समझ नहीं पाया। तू यहाँ कब तक भुगतता रहेगा? देर तक उस दिन नहर के किनारे बैठा रहा। नहर का कलकल पानी, आजाद हवा, सब बेकार। सरपंच के घर की तरफ चल पड़ा। कल उसे रुपए मिल जाएंगे, 2000। सरपंच साहब उसे अमृतसर में दिल्ली वाली बस में बिठा देंगे। अमृतसर के लिए आज उनको याद दिला देनी चाहिए। वो सोचता आगे बढ़ा जा रहा था कि फौज की 3 जीपें गुजरी। लाउड स्पीकर से पंजाबी में कुछ घोषणा की जा रही थी। थोड़ी दूर और गया कि 3 जीपें गुजरी। रामदेव घबरा गया। जल्दी जल्दी सरपंच के घर की ओर बढ़ने लगा। सरपंच के घर के पास पहुंचकर वह हाँफ रहा था। सरपंच जी, सरपंच साहब, पाकिस्तानी फौज घुस आई क्या? नहीं काका, सरपंच स्वरूप ने लंबी सांस ली। अपनी फौज है, यह बहुत बुरा हुआ। क्यों? रामदेव ने हौले से पूछा। तुम क्या जानो, हम बॉर्डर के लोग समझते हैं। फौज आती है, जाती है, और जो खलिश छोड़ जाती है उसका कोई इलाज नहीं। चल इंदर सिंह के पास चलते हैं। फंसे रामदेव के लिए कोई उपाय नहीं था। टीवी पर जालंधर लाहौर की खबरें सुनते देखते रहो, कुछ मालूम नहीं कहाँ क्या हो रहा है। पूरे पंजाब को जैसे सुनबहरी हो गया हो। वाघा अटारी जैसे फौजी छावनी बनी थी। घरों में चीख डर से दुबकी पड़ी थी। हवा की भी तलाशी चल रही थी। घृणा के अंधड़ में मौन ही पत्तियों की भाषा थी। परिंदे की तरह अफवाहें उड़ती। मौत की खबर चीख भी नहीं बन सकती थी। लोग कबूतरों की तरह दुबके रहते। रात भी जगी रहती। हरी वर्दी में लोग सन्नाटे को कुचलते रहते।
तलाशियों ने मालकिन को तोड़ दिया था। इंदर सिंह टीवी के पास बैठे रहते, बीच बीच में रेडियो पर भी खबरें सुनते। रामदेव रसोई में जाकर मालकिन की मदद कर देता। रोना एक सिलसिला बन गया था। सरपंच जी ढाढ़स देने आए। कृपाल का भाई अमृतसर में सेवादार था। कृपाल सब्र कर सकता है। दिल्ली में सब ठीक ठाक है, आखिर राजधानी है। तू नाहक परेशान है मंजीत कौर, हिम्मत रख। कैसे चुप हो जाऊं? एक फूल टूटता है तो हर पत्ता रोएगा। उस पार के गोले दगते थे तो हमारे में जोश होता था। अब तो इधर से ही कोई इस बार उन्हें बेटों की तरह कलेजे में क्यों नहीं लगाता? जिनको देख हिम्मत होती थी वही हमें डराते हैं। बस अब तो गुरु अहे गुरु का आसरा है। रामदेव को रोती कलपती मंजीत कौर माई की तरह लगी। दिल्ली में बसे उनके दोनों बेटों का क्या हुआ होगा? तूफान की तरह गुजरे दिन। 12 दिन बाद कर्फ्यू खुला तो आशंका की तेज बयार थी। किसका कौन मरा, कहाँ चला गया? आखिर इंदर सिंह ने कहा, अमृतसर जाना है, तू यहाँ कब तक भुगतता रहेगा? सफ़र तमाम नहीं। मलबे के शहर अमृतसर में आतंक का तना हुआ छाता था। आंखों के दिए बुझे बुझे थे। मरघट सा सन्नाटा। बस की आरामदेह सीट पर बैठा रामदेव खिड़की से चेहरा सटाए देख रहा था। इंदर सिंह और सरपंच स्वरूप नीचे खड़े थे। हचके के साथ बस आगे बढ़ी। रामदेव ने झट हाथ जोड़ दिए। उनके ओझल होते ही उसने लंबी सांस ली। आंखें बंद करते ही जैसे माई सामने खड़ी हो गई। वो झूठ बोलना चाहता है, भैया का नहीं पता चला, पर 2000 रुपये का क्या करेगा? गोद में पड़ा विशुनदेव का झोला भारी लगने लगा। बांसुरी झोले से बाहर झांक रही थी। विशुनदेव का चेहरा उसके सामने घूम गया। अचानक उसका माथा घूमने लगा। आंसुओं में तब मंजीत कौर का चेहरा, कृपाल सिंह, इंदर सिंह का झुर्रियों की तरह लटकता चेहरा सामने आया और ओझल हो जाता। फिर दहाड़ मारकर रोती माई, बिस्तर पर मुंह देकर रोती भौजी। उसे जोर से कपकपी आई। रोम रोम खरखरा उठा। नहीं, वो धीरे से बुदबुदाया। आगे की सीट का हैंडल उसने मजबूती से पकड़ लिया। गुर्राती बस आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ना ही था। भैया एक्सप्रेस का सफ़र तमाम नहीं हुआ था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी अर्चना की बैठक के अगले अंक में। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।